जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं चंबल परियोजना पर। चंबल प्रोजेक्ट, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए भी चंबल परियोजना है वो किस नदी पर विकसित की गई है। तो चंबल जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, वो नाम से स्पष्ट है, चंबल नदी पर विकसित की गई है। चंबल नदी जो है वो हमारे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नदी है। जैसे कि आपको जानकारी है, ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी साइड का मानचित्र बनाया है मैंने यहाँ पर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा हो गया, बारां हो गया, झालावाड़ हो गया, ये पठारी प्रदेश है। तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती का पठार है वो कहा जाता है, जिसमें अपने यही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला इलाका आता है। तो ये जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो ये है चंबल नदी। ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है। आपको पता है राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़, जिसके दो क्षेत्र अलग अलग है। यानी ये चित्तौड़गढ़ और थोड़ा गैप यहाँ बीच में मध्य प्रदेश आ गया और फिर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी, जिसका पुराना नाम चर्मणवती जो नदी है वो भी इसको कहा जाता है। ये जो मैंने यहां पर डॉट लगाया है ये है इसका उद्गम स्थल, जहां से चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी कहां निकलती है? ये राज्य है यहां पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो पहाड़ियां हैं यहां पर, जिनका नाम है जाना पाव पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है चंबल नदी, और ये दक्षिणी साइड और ये उत्तरी साइड, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो अब बात ये भी आप यहां पर समझ ले, तो फिर इस नदी का दायां और बायां भाग कैसा होगा? जैसे मैंने आईजीएनपी में बताया था भी नदी के दाएं और बाएं भाग को कैसे समझना है। जहां नदी का या किसी नहर का उद्गम होता है वहां पर हम अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करें, और जिस साइड में उसका प्रवाह होता है उस साइड में अपना मुंह रखना है। तो जो इंदिरा गांधी नहर था उसमें तो अब जैसे आपके सामने खड़ा हूं ये सिचुएशन थी, ये उसकी बाईं साइड और ये दाईं साइड थी, जबकि यहां उल्टा हो गया अब, क्योंकि अब आपको मुंह ऐसे करना होगा, यानी मेरी पीठ आपकी तरफ है। अब तो मैं उद्गम स्थल पर खड़ूं तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ध्यान दीजिए ये मेरा राइट साइड है, तो ये इस नदी का राइट हिस्सा ही है, यानी दायां भाग है, और ये इधर वाला इसका बायां भाग। तो चंबल नदी का ये दायां भाग और ये चंबल नदी का बायां भाग है। उद्गम स्थल के हिसाब से और प्रवाह के हिसाब से इसका जो साइड है वो डिसाइड होती है। तो मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है, और फिर आगे ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए ये नदी आगे यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यानी चंबल नदी बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में शामिल है ये। तो यानी आज का अपना जो टॉपिक है चंबल परियोजना, तो उससे पहले आपको यह बताया है मैंने भी ये किस नदी पर बना है। चंबल नदी पर है ये परियोजना, और वो कहां से कैसे बह रही है उसकी एक सामान्य जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। और इसका बहाव कहां है? दक्षिणी से उत्तर की तरफ ये नदी है वो बहती है राजस्थान में। कुल लंबाई लगभग 966 किलोमीटर के आसपास है, और ये कोटा और जो बूंदी है उसकी बॉर्डर भी बनाती है। मध्य प्रदेश के साथ भी राजस्थान की बॉर्डर है ये चंबल नदी बनाती है। तो अब अपने को शुरू करते हैं भी चंबल परियोजना। आपको जानकारी हो ही गई भी ये चंबल नदी पर बनाई गई है।
अब बात आती है भी इस चंबल प्रोजेक्ट में किन राज्यों की हिस्सेदारी है। तो ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी अच्छा प्रश्न है और मैंने पॉइंटों के हिसाब से ही यहां पर मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन करूंगा ताकि आपके अच्छे नोट्स भी बन जाए और टॉपिक आपके अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो चंबल परियोजना के साझेदार राज्य दो हैं, एक तो है एमपी यानी मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है और इन दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है, यानी 50% जो लाभ है वो मध्य प्रदेश लेगा और 50% है वो इस परियोजना का लाभ राजस्थान लेगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और दोनों की हिस्सेदारी 50-50% है। फिर बात आती है भी इस परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1952 से 1954, 1952 से 1954 के बीच इसकी जो शुरुआत है चंबल प्रोजेक्ट की वो हुई। फिर बात ये आती है भी इस प्रोजेक्ट को किस उद्देश्य से बनाया गया, हम क्या सोचकर ये चाहते थे भी चंबल नदी पर इस प्रोजेक्ट पर है वो काम है वो किया जाए, ये भी प्रश्न बन सकता है उद्देश्य का। तो दो प्रमुख उद्देश्य हमने रखे, एक तो था कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। कृषि योग्य यानी जिस जमीन पर खेती हो सकती है वहां सिंचाई के लिए उसको पानी मिल सके, तो कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना और विद्युत उत्पादन करना, बिजली बनाना, ये दो प्रमुख उद्देश्य ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। आगे जाकर हम वापस पढ़ेंगे भी इस प्रोजेक्ट के लाभ क्या हैं। उससे पहले हम यहां पर आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर जिसका नाम है बांध, यानी चंबल जो परियोजना है, जो चंबल नदी है उसके ऊपर कौन कौन से और कितने बांध है वो बनाए गए हैं। तो आपको मैं यहां आप देख पा रहे हो मैंने यहां रेड कलर से 1 2 3 4 भी लिखा है, साथ में रेड कलर से 4 बांध दिखा रखे हैं। तो इसका मतलब चंबल परियोजना पर चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है एक बांध मध्य प्रदेश राज्य में है और 3 बांध है वो अपने राजस्थान में है। तो चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में कितने बांध हैं, 3 बांध बनाए गए हैं। वो 4 बांध कौन कौन से हैं आप यहां देखिए 1 2 3 4। पहला बांध है जो अपने उद्गम स्थल से आगे जाकर मध्य प्रदेश और जहां राजस्थान में ये चंबल नदी आपको मैंने बताया चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो उस 84गढ़ से लगभग 8 किलोमीटर पहले मध्य प्रदेश की सीमा में भानपुर तहसील में ये पहला बांध बनाया गया है और जिसका नाम है गांधी सागर बांध। तो मैं यहां एरो कर देता हूं, तो यहां पर ये पहला बांध है गांधी सागर बांध जो कब बना, 1960 में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर बांध यानी गांधी जी राजस्थान के नहीं हैं, याद रखने का तरीका, गांधी जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। गांधी सागर बांध है वो कहां बना है, मध्य प्रदेश में। कब बना, 1960 में। कहां है, मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील में। तो गांधी सागर बांध 1960 में मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील में बनाया गया है, जो राजस्थान के 84गढ़ जहां पर यह प्रवेश करती है राजस्थान में चंबल नदी, 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले बना हुआ है। तो गांधी सागर बांध 84गढ़ वो जगह है जहां से एंट्री होती है चंबल नदी की राजस्थान में, तो उससे 8 किलोमीटर पहले है। कहां है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और इस गांधी सागर बांध से 2 नहरें भी निकाली गई है, 2 नहरें निकाली गई है जो बाईं साइड में है इधर। चलो मैं इसी डायग्राम को यहां नीचे दोबारा भी बना लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपनी चंबल नदी है, तो इस पर ये पहला बांध हो गया अपना गांधी सागर बांध। तो इससे 2 नहरें इधर दोनों साइड में, जो इस साइड में निकाली गई है
वो लेफ्ट नहर है और इधर जो निकाली गई है वो राइट नहर है। ध्यान दीजिए, तो बाई नहर है ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में बूंदी तक जाकर आगे मेज नदी में मिल जाती है। बाई जो नहर है ये बूंदी तक जाकर फिर आगे किस नदी में मिल जाती है? मेज नदी में मिल जाती है। और दाईं साइड में जो नहर है जो इस गांधी सागर बांध से निकाली गई है वो आगे पार्वती नदी को पार करके, पार्वती नदी भी चंबल नदी की सहायक नदी है, तो पार्वती नदी को पार करके आगे मध्य प्रदेश में चली जाती है। और इस नदी के ऊपर भी एक जल विद्युत जो घर है यानी बिजली घर है जहां पानी से बिजली बनती है वो बनाया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, गांधी सागर बांध पर हम सिंचाई के लिए तो पानी इस्तेमाल करे ही करेंगे, साथ में इसके पानी से बिजली भी बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है, पावर हाउस बनाया गया है, लाइट बिजली बनाने का कार्य है वो यहां पर किया जाता है। तो अगर एक चीज और समझ लीजिए, आपसे जैसे अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, भविष्य में अगर आपको कोई कंपटीशन देना है तो एक प्रश्न इसका दक्षिण से उत्तर का क्रम भी पूछ लेते हैं कि इन चारों बांधों की दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए या उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे साउथ में कौन सा है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में 1960 में बना, राजस्थान के 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले बना हुआ है। इससे दो नहरें निकाली गई है, बाई नहर जो बूंदी तक जाकर आगे मेज नदी में मिल जाती है और राइट साइड में जो नहर निकाली गई है वो पार्वती नदी को पार करके आगे एमपी मध्य प्रदेश में चली जाती है। फिर आता है दूसरा बांध जो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर के बांध के बाद चंबल नदी पर बना हुआ दूसरा बांध और राजस्थान का इधर से इस साइड से पहला बांध है, ये राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है ये कब बना? 1970 में। गांधी सागर बांध 1960 में, इसे 1970 में बनाया गया था, जो कि गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे है। जहां गांधी सागर बांध बना हुआ है उससे 48 किलोमीटर आगे है, जगह है रावत भाटा कोटा में। तो रावत भाटा में बना हुआ है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध कोटा डिस्ट्रिक्ट के रावत भाटा में बना हुआ है, जो गांधी सागर से आगे 48 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, और यहां पर है एक चूलिया जलप्रपात। समझिए, जलप्रपात मतलब पानी का झरना, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, ध्यान दीजिए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे जाकर 1970 में बनाया गया है और चूलिया जलप्रपात उसके पास ही है, झरना है। और ये जगह का नाम अगर आपसे पूछे कोई तो रावत भाटा है। तो राणा प्रताप सागर बांध कहां है? ये रावत भाटा में है, कोटा में है। और इस राणा प्रताप सागर बांध के बाद आता है जवाहर सागर बांध। कौन सा तीसरा बांध है? जवाहर सागर बांध। ये रहा इस चंबल नदी पर बना हुआ तीसरा बांध, जवाहर सागर बांध। और ये कहां है? ये कोटा के समीप है, कोटा शहर के नजदीक है। और उस गांव का नाम है जहां पर ये बना हुआ है उसका नाम है बोरावास गांव। तो जवाहर सागर बांध कोटा के समीप बोरावास गांव में बना है, जो कि इस रावत भाटा से, जो हमारा राणा प्रताप सागर बांध है, इससे आगे 38 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे राणा प्रताप सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे जाकर कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। 3 नंबर का जवाहर सागर बांध बना हुआ है। किस गांव में बना हुआ है? कोटा के बोरावास गांव में। कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है और यहां पर भी जल विद्युत स्टेशन है वो बना हुआ है। जैसे मैंने कहा गांधी सागर बांध पे भी है, इन सभी से बिजली भी बनती है। सिंचाई के लिए पानी तो मिलता ही मिलता है, पेयजल के लिए भी मिलता है, साथ में इनसे बिजली भी बनाई जाती है इन बांधों से। तो यहां पर जल विद्युत स्टेशन है वो भी बना हुआ है। आगे बात करते हैं अब कोटा
बांध की यानी कोटा बैराज की। सबसे पहले तो इस शब्द को समझिए, बैराज किसे कहते हैं। बैराज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब पानी का इस्तेमाल केवल और केवल इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए किया जाता है। जब पानी का इस्तेमाल केवल सिंचाई के लिए किया जाता है तो इस प्रकार से बने बांध को बैराज कहा जाता है, बैराज बांध कहा जाता है। तो नाम में ही आ रहा है कोटा बैराज, तो कहां बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है, कोटा में बना हुआ है। बैराज लिखा है, इसका मतलब इसका पानी का इस्तेमाल केवल और केवल सिंचाई सुविधा के लिए किया जाता है। इससे बिजली नहीं बनाई जाती है, विद्युत नहीं बनाई जाती है। ध्यान दीजिए, इन चारों बांधों में एकमात्र बांध है कोटा बैराज बांध, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने में नहीं किया जाता है। तो कोटा बैराज कोटा शहर में ही है, केवल सिंचाई सुविधा से बना हुआ बांध है और ऐसे बांध को बैराज कहा जाता है। और ये कहां है, ये है अपने जवाहर सागर जो बांध है उससे लगभग 16 किलोमीटर आगे जाकर है कोटा बैराज। कोटा बैराज लगभग 16 किलोमीटर के आसपास आगे जाकर कोटा शहर के पास शहर में ही बना हुआ है कोटा बैराज बांध। और इससे भी दो नहरें निकाली गई है, दाईं साइड में और बाईं साइड में। ध्यान दीजिए, गांधी सागर बांध से भी दो नहरें और कोटा बैराज से, पहले वाले से और लास्ट वाले से, दोनों से दो नहरें निकाली गई है। इससे भी दो नहरें निकाली गई है। जो दाईं नहर है ये इधर वाली, ये पार्वती और परवन नदी को पार करके आगे मध्य प्रदेश में चली जाती है। पार्वती और परवन नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, उनको पार करते हुए आगे एमपी में चली जाती है। और बाईं साइड में जो नहर निकलती है, बाईं साइड में यहां से जो नहर निकलती है, ये कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट को सिंचाई और पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाती है। तो ये कोटा बैराज से निकली हुई दोनों नदियों की नहरों की जानकारी थी। तो टोटल चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो पहले आएगा कोटा बैराज, फिर आएगा जवाहर सागर बांध, फिर आएगा राणा प्रताप सागर बांध और फिर आएगा गांधी सागर बांध। और दक्षिण से उत्तर उद्गम स्थल से एंड पॉइंट की तरफ चलें तो गांधी जी आएंगे, फिर महाराणा प्रताप आएगा, फिर जवाहर जी आएंगे और फिर कोटा जी आएंगे। तो पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और उसके बाद कोटा बैराज आता है। गांधी सागर बांध कब बना, 1960 में। कहां है, किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश की भानपुर जो तहसील है उसमें बना है। और चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, 84गढ़। और 84गढ़ से 8 किलोमीटर पहले बना हुआ है। इससे भी दो नहरें निकली है। बाईं जो नहर है ये बूंदी तक डिस्ट्रिक्ट तक जाती है प्रॉपर और फिर आगे मेज नदी में मिल जाती है। और दाईं जो नहर है ये पार्वती नदी को पार करके एमपी में चली जाती है। फिर इससे 48 किलोमीटर आगे रावत भाटा में बना है गांधी सागर बांध, चुलिया जलप्रपात के पास बना हुआ है। फिर इससे 38 किलोमीटर पर आगे बना हुआ है जवाहर सागर बांध जो बोरावास गांव में बना हुआ है। और इससे लगभग 16 किलोमीटर आगे जाकर कोटा बैराज बना हुआ है जो केवल सिंचाई की सुविधा के लिए है। इससे बिजली नहीं बनती है, इससे बिजली लाइट नहीं बनाई जाती है यहां पर। और इससे भी दो नहरें निकाली गई है। जो दाईं नहर है वो पार्वती और परवन नदी को पार करके एमपी में चली जाएगी। ये जो गांधी सागर बांध है ये पार्वती नदी को एक को पार करता है, जबकि कोटा बैराज है पार्वती और परवन दोनों नदियों से आगे जाकर एमपी में चली जाती है ये नहर। और जो बाईं नहर है वो कोटा और बूंदी में सिंचाई और जलापूर्ति करती है, यानी पेयजल की आपूर्ति करती है, पीने का पानी है वो हमें उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रकार से आपको एक तो राजस्थान के मानचित्र पर भी आपको चंबल नदी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने आईजीएनपी का कहा था, तो आईजीएनपी अगर आपसे पूछता तो आपको उस टाइम मैंने बताया था इस प्रकार से इधर वाली साइड से हनुमानगढ़ से होते हुए आपको ये लाइन खींचनी है और लिख देना इंदिरा गांधी नहर। चंबल पूछ ले तो आपको यहां से ये जो इलाका है थोड़ा सा छोड़कर कोटा और बारां की बॉर्डर का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको यहां लाइन खींचनी है और कह देना है
ये चंबल नदी है। तो ये दोनों प्रश्न मानचित्र में पूछने के आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। और जब आपसे बड़े प्रश्न के रूप में या 2 या 3 नंबर वाले में अगर ये पूछ ले, तो आप अगर मानचित्र वहां नहीं बनाते तो इस प्रकार से आप लाइन खींच के लिख दें भी ये चंबल नदी है और इस पर 4 बांध और इनके नाम लिखकर भी आप प्रेजेंटेशन है वो कर सकते हो। बहुत अच्छा इफेक्ट है वो टीचर पर पड़ता है। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से एक बांध गांधी सागर बांध एमपी में है, एमपी में है। बहुत बार बोल चुका हूं ये बात, ये आपके जहन में आ जाए इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है, ये तीनों राजस्थान में है, कोटा में बने हुए हैं। और कोटा बैराज से केवल सिंचाई होती है, बिजली नहीं बनती, और इन तीनों से बिजली है वो बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप इसके प्रमुख बांधों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये मध्य प्रदेश, और अब ये भी समझ में आ गया होगा भी चंबल जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है और दोनों में 50-50 की हिस्सेदारी है, 50-50%। 1952 से 54 के बीच इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कृषि योग्य भूमि को सिंचाई देने में और बिजली बनाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। अब बात इन्हीं उद्देश्यों को लेकर बात करते हैं हम, चंबल प्रोजेक्ट के लाभ क्या हैं। यह भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भी चंबल परियोजना के बेनिफिट क्या है। देखिए, इस परियोजना के सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि चंबल नदी है ये अपने, क्योंकि कटाव भी करती है, इसमें साइड में जमीन का कटाव करती है, इससे बाढ़ भी आ जाती है, तो बहुत सा नुकसान भी इससे होता है। तो इस चंबल नदी के पानी का नुकसान नहीं हो इस पानी से, जबकि हम फायदा कैसे ले सकते हैं, इसी को तो ध्यान में रखकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया और आज वास्तव में ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसमें अगर आपको लाभ के पॉइंट के आधार पर हम बात करेंगे भी किस प्रकार से लिखो, तो पहला पॉइंट बन जाता है कि कोटा शहर इस चंबल प्रोजेक्ट की वजह से ही हो पाया भी कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है, शिक्षा नगरी भी बन गया है, अब तो आपको पता है। तो कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया है, इंडस्ट्रियां आ गई है वहां पर, उनको पानी उपलब्ध हो जाता है, लाइट उपलब्ध हो जाती है, तो क्यों नहीं आएंगी कंपनियां वहां पर उद्योग लगाने के लिए। तो कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो बन गया है। दूसरा लाभ हुआ है भी चंबल नदी की जो बाढ़ आती है उन बाढ़ पर अब कंट्रोल हो गया है, नियंत्रण हो गया है। तीसरा है भी नदी क्षेत्र में कृषि का जो तेजी से विस्तार हुआ है। चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसमें एग्रीकल्चर का, खेती का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि में इसकी वजह से सिंचाई सुविधा है वो बढ़ी है और इससे 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जो भूमि है उसको पानी उपलब्ध हो पाया है। 5.6 लाख हेक्टेयर, ध्यान दीजिए 5.6 है, 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को इसकी वजह से सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। और चंबल क्षेत्र में अब टूरिस्ट को, पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। लोग इन बांधों को देखने आते हैं, यहाँ के आसपास के जो अभयारण्य हैं उनको देखने आते हैं, घड़ियालों को देखने आते हैं यहाँ पर, तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिला है। तो चंबल प्रोजेक्ट का कोटा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बना, चंबल नदी की बाढ़ पर कंट्रोल हो पाया, कृषि योग्य जो कृषि का है वो तेजी से विस्तार हुआ, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, कृषि योग्य भूमि जो 5.6 लाख हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं उसको सिंचाई सुविधा मिल रही है और चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। तो यानी मैं बात करूं भी चंबल नदी घाटी परियोजना के कारण निसंदेह चंबल नदी द्वारा जो किया जाने वाला जो नुकसान है उसको उसने लाभ में परिवर्तित कर दिया है और यही हम चाहते थे और यही सफलता इस चंबल प्रोजेक्ट की वजह से हमें मिली है। और डायग्राम से बात करें तो इस प्रकार से आपको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ये लोकेशन भी आपको मानचित्र पर उसका अभ्यास है वो करना है इस चीज का। तो ये था राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में आईजीएनपी के बाद आज अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसका नाम था
चंबल परियोजना जो हाड़ौती क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पर बना हुआ है और किन की हिस्सेदारी है, कब शुरुआत, क्या उद्देश्य है, क्या इसके लाभ और इस पर निर्मित जो कौन कौन से बांध है और उनसे संबंधित तथ्यों की बात हमने आज के इस वीडियो क्लास में अच्छे से समझी है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। अगले वीडियो क्लास में अगली सिंचाई परियोजना को लेकर फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक आप अपने सर मुकेश सर को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।